हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, अमेजिंग है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। जो इस पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग टाइप्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा उनमें विविधता है, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert और hot spring, leave us speechless। तो बहुत ही ज़्यादा हैबिटेट्स, जिन हैबिटेट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कोल्ड माउंटेन भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशन समुद्र हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हो सकती हैं, डेजर्ट रेगिस्तान हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं। तो ये जितनी भी ज़्यादा हैबिटेट्स हैं ये हमको स्पीचलेस कर देती हैं कि इन अलग अलग जगहों पर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर। जो एक हॉर्स दौड़ता हुआ उसकी वो भी बहुत ज़्यादा मनमोहक लगता है जब हम उसे देखते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हुई, जो फ्लावर्स की जो वैली होती हैं, घाटियाँ होती हैं, और जो शार्क अटैक करती है, ये जो सब चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये हमें चकित कर देती हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। कोई भी पॉपुलेशन है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इकोलॉजी के लिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ और कुछ कोऑपरेशन भी होते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं और मतभेद भी होते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी की किसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन होती है उसमें भी कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। और सेल के अंदर जो मॉलिकुलर ट्रैफिक है, सेल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में लाइफ क्या है, व्हाट इंडीड इज लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट is a technical one and seeks answer to what living is a opposed to the no living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is। तो इस क्वेश्चन के वास्तव में लाइफ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, वो ये जानना चाहता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नो लिविंग से किस तरीके से अलग हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। और दूसरा है फिलोसफिकल क्वेश्चन है, वो ये जानना चाहता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। एक क्वेश्चन तो जानना चाहता है कि नॉन लिविंग और लिविंग में किस तरीके से अपोजिशन है, एक दूसरे से वो किस तरीके से डिफरेंट है। दूसरा कि जो ये लाइफ है इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। साइंटिस्ट के रूप में सिर्फ हम टेक्निकल आंसर का क्वेश्चन का ही आंसर देंगे, जो फिलोसफिकल आंसर है क्वेश्चन है उस पर हम आंसर नहीं देंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लिविंग क्या है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism। जब भी हम लिविंग को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं देखते हैं, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं, ऐसी विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ यूनिक फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा उनमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है, जो अपनी प्रोजेनी है उनको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। एनवायरनमेंट के प्रति वह जो है एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, उनके प्रति अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं और इन चेंज के अंदर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। हम कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन, सिंथेसिस और जो ब्रेकडाउन की रिएक्शंस हैं वो चलती रहती हैं। सेल्फ रेप्लिकेट वो कर सकती हैं, अपने आप को बढ़ा सकती हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज करके एक पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो सकती हैं। वो इंटरेक्ट कर सकती हैं आपस में या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये सब इस लिस्ट में भी आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं।
इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की भी दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो ग्रोथ वो होती है जो मास में इंक्रीज हो, किसी के वजन में इंक्रीज हो, दूसरा उसके नंबर इंक्रीज हो, एक से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बन जाए, दूसरे से तीसरा, या फिर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है तो वो भी ग्रोथ ही कहलाती है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं जिसके अंदर, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल डिवीजन के द्वारा ये ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्लांट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा जो प्लांट में हो रही है वो पूरी की पूरी उसमें लाइफ में होती रहती है, यानी प्लांट अपनी पूरी की पूरी लाइफ में बढ़ता रहता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी में। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, जो ये ग्रोथ होती है ये कुछ ही एज तक होती है, उसके बाद ये लिमिटेड हो जाती है, रुक जाती है। प्लांट में तो पूरी थ्रू आउट द लाइफ उनकी, जब तक प्लांट का जीवन रहेगा ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन एनिमल्स में कुछ एज के बाद ये ग्रोथ रुक जाती है। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन जो और एनिमल्स भी होते हैं उनमें सेल डिवीजन तो होता ही रहता है, क्योंकि जो सेल्स लॉस्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope। हम इसको इन विट्रो कल्चर में, यानी जब आर्टिफिशियली सेल को ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम उसमें इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम जो सेल्स के नंबर हैं वो हम सिंपल काउंट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखकर, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सेल डिवीजन हो रहा है और वो अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ज़्यादातर हायर एनिमल्स और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स की। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमें यह भी याद रखना है कि जैसे ही बॉडी मास में इंक्रीज होगा उसको भी हम ग्रोथ ही कहेंगे। नो लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। बॉडी मास का मतलब है कि कोई 4 किलो का है उसके बाद 5 किलो हो गया, तो ये भी ग्रोथ ही होती है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास को ग्रोथ के रूप में मेज़र कर रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करेंगे, अगर हमें जो ग्रोथ का क्राइटेरिया है वो हम बॉडी मास मान रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, और जो सैंड के माउंट्स हो गए, रेतीले पहाड़ हो गए, ये भी ग्रो करते हैं, क्योंकि रेतीले पहाड़ छोटे होते हैं, उसके बाद उन पर फिर से और ज़्यादा रेत जमा हो जाती है, फिर वो और बड़े हो जाते हैं, कुछ और रेत आएगी और बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही जो माउंटेन्स होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर उनके ऊपर और मिट्टी जमा होती चली जाती है, तो वो और माउंटेन्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। इस तरीके से बोल्डर्स होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो ये भी ग्रो करते हैं। तो अगर हम बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया ले रहे हैं तो उससे हमें पता लग रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। क्योंकि जो माउंटेन्स थे पहले का छोटे थे, कम वजन था उनका, बॉडी मास कम था, उसके बाद उन पर फिर से मिट्टी जमा हुई, कुछ और जमा हुआ, तो उससे उनका बॉडी मास ही बढ़ गया। तो हमें क्या पता लगा, पहले बॉडी मास कम था, उसके बाद बॉडी मास ज़्यादा हो गया, तो ये भी तो ग्रोथ शो कर रहे हैं, लेकिन हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, no living object. However, this kind of growth exhibited by no living object is by accumulation of material on the surface. लेकिन जो ये non living object के दौरान ये बॉडी मास के जो ग्रोथ देखी जा रही है, बॉडी मास की जो ग्रोथ वो शो कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रही है? ये तब हो रही है जब उनके सरफेस पर कोई मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? ग्रोथ अंदर से होती है, मास जो है अंदर से बढ़ता है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी सरफेस पर जो है मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है, हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं
और लिविंग भी शो कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम ग्रोथ को नहीं ले सकते कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ शो करती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। तो ये एक तो ये फेल हो गई। दूसरी, कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंडर हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं, या फिर ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी के रूप में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। दूसरी प्रॉपर्टी तो ग्रोथ तो फेल हो गई। दूसरी है रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parent. Multicellular organism में reproduction वह प्रोसेस है जिसमें वो ऐसी प्रोजेनी बनाता है जो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा जो उसके ज़्यादा भी सिमिलर हो सकती है या फिर कम भी सिमिलर हो सकती है, उसके समान ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तो हम यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं? हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर कर रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स आल्सो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो असेक्सुअल तरीके से भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उनके द्वारा वो क्या कर सकती हैं? मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और स्प्रेड भी कर सकती हैं। ये असेक्सुअल तरीका हो गया। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा, उनमें हम बडिंग देखते हैं। उनमें क्या होता है, एक प्लांट का जो उनका यीस्ट और हाइड्रा का एक पार्ट होता है वो बढ़ जाता है, उसके बाद वो मैच्योर होकर डिटैच हो जाता है और नए उसमें बन जाता है ऑर्गेनिज्म में। इन प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू जनरेशन। प्लानेरिया में हम क्या देखते हैं? ट्रू जनरेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दैट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेटेड द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो प्लानेरिया में क्या होता है, उस एक ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। मान लीजिए क्या है, ये प्लानेरिया है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, कटने के बाद एक ये बन जाएगा, दूसरे वाला पोर्शन ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से बना लेता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमने एक प्लानेरिया ये 4 पार्ट में काट दिया, तो जो ये 4 पार्ट हुए ये अपने लॉस्ट पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे और एक नए प्लानेरिया में बन जाएंगे। तो एक प्लानेरिया से 4 नए प्लानेरिया बन गए एक फ्रेगमेंट से, तो इसको कहते हैं हम रीजनरेशन। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. कुछ और ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनमें फंजाई हो सकता है, फिलामेंटस एल्गी हो सकती है, मोसिस के प्रोटोनिमा हो सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular or algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth that is increase in number of cell. जब हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की, यूनिसेलर एल्गी की या फिर अमीबा की, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ की सिनोनिम होता है। ग्रोथ को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जब भी सेल्स के नंबर में इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, तो हम उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं और उसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। यही उनका रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, यही ग्रोथ करने का तरीका होता है। तो दोनों सेम होती हैं, यही इसमें कहा गया है। सिनोनिमस का मतलब है सेम होती है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हम ग्रोथ को क्या डिफाइन कर चुके हैं? ग्रोथ सेल नंबर में इंक्रीज भी हो सकता है, मास में इंक्रीज भी हो सकता है। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज 2 टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं, ये नोटिस किया है हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, कि जो 2 टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनको हम क्लियरली हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम सेम है, एक ही जैसे हैं। तो हम इनको डिस्टिंक्ट अलग अलग तरीके से क्लियरली हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ग्रोथ है और क्या रिप्रोडक्शन है। फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एटसेट्रा। और इसका एक एक्सेप्शन भी आ गया, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, जैसे म्यूल्स खच्चर हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रोडक्शन से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ ऐसे मिल गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे? क्योंकि हमने देखा म्यूस जो खच्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो होते ही हैं, वर्कर बीज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्शन देखा नहीं जा रहा है। तो हम रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी फेल हो गई। ऑफ कोर्स ऑन नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। लेकिन हमने ये तो पाया कि जो सभी नो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते या अपने आप को रेप्लिकेट, अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये हमें पता चल गया।